नमस्कार। थिंक 360 पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सिविल लाइन्स में बात एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने राजस्थान में इतिहास और धरोहर संरक्षण के मामले में बहुत बड़ा काम किया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के पूर्व सांसद, धरोहर संरक्षण समिति के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के दिग्गज नेता श्री ओंकार सिंह लखावत से। लखावत साहब, आपका नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है। जी। लखावत साहब, एक वकील के तौर पे आपकी बड़ी पहचान रही, लेकिन मेरी दिलचस्पी ये है कि आप वकालत पढ़ते पढ़ते इधर राजनीति की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए, दरअसल मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया जब मैं 7वीं में पढ़ता था। जी। और मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा। बाकी कोई बड़ा हमारे परिवार में था नहीं। और हम लोग मूलतः यहाँ राजस्थान में रहे बहुत वर्षों तक। उसके बाद मेरे लगभग 4 पीढ़ी पहले सीतामऊ दरबार ने एक गांव मध्य प्रदेश में दे दिया। जी। मेरे पिताजी का जन्म वहीं हुआ। वो बड़े हुए तो उसके बाद राजस्थान में वापिस इस टैला गांव में आए। जी। तो हम लोग उस संक्रमण काल से गुजर रहे थे यहाँ। और उनका स्वर्गवास हो गया तो जैसे कैसे भी मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया। कुछ ट्यूशन करके पढ़े, कुछ और काम करके पढ़े। पढ़ाई होने में जब अजमेर में जब लॉ करने के लिए मैं यहाँ आया, जी। तो मुझे यहाँ बहुत लोगों के संपर्क में आने का अवसर मिला। मैं हिंदुस्तान समाचार का काम मुझे दिया संघ वालों ने। जी। और उसके बाद मेरा जब बड़े व्यक्तित्वों के साथ मिलना, उनका साक्षात्कार लेना, उनकी मीटिंग्स को अटेंड करना, उनको सुनना, जी। ये सब कुछ करने के बाद जो मुझे लगा वो ये लगा कि मैंने वकालत तो मेरे जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक थी और वो मैंने की। जी। और तो मुझे ये लगा कि क्या समाज में हम वह सब काम कर सकते हैं जो मेरे पुरखों ने किया। जी। मैं चारण कुल में पैदा हुआ। मेरे पुरखों ने यश और कीर्ति का इतिहास भी रचा। जी। उन्होंने योद्धाओं को प्रेरित भी किया। जी। और उन्होंने नैतिकता को लेकर के जितना साहित्य का सृजन किया, जी। क्या लोकतंत्र में यह काम हो सकता है क्या? जी। और फिर एक घटना ने मुझे चुनावी राजनीति में न उतरने के लिए प्रेरित किया। एक बार मैं और माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी जी, हम एक बहुत बड़े रावत नेता थे। पहले वो एमएलए भी रहे। हम उनके पास गए कि आप हमारे टिकट पे चुनाव लड़ लीजिए। जी। उन्होंने कहा, डू यू थिंक दैट आई एम इडियट? सो आई विल कंटेस्ट द इलेक्शन ऑन द टिकट ऑफ दिस ब्लडी बीजेपी। ओ। क्या है तुम्हारे पास? और ये बात सही है कि उस समय हमारे पास पार्टी का बड़ा आधार, जनाधार ग्रामीण क्षेत्र में नहीं था जी। स्थायी रूप से। और उस वक्त उस दिन बीजेपी के नाम पे लोगों को। उसलिए हमने मैंने तय किया और मैंने उस समय उनको कहा कि मैं जीवन पर्यंत कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ना कोई विधायक का लड़ना, ना कोई सांसद का लड़ना, ना कोई पंचायत, ना स्थानीय निकाय। और मुझे पार्टी का काम करूं और मैं वैचारिक रूप से पढ़ने लिखने का काम और अपने करूंगा। उसके कारण से ये हुआ कि एक तो मेरा काम करने का क्षेत्र का विस्तार हुआ। जी। मेरे पे कोई टेंशन नहीं था, किसी प्रकार का दबाव नहीं था। दबाव की राजनीति में मैंने काम नहीं किया और इसलिए मुझे मेरी वकालत बहुत अच्छी चलती थी। तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करने का मुझे पार्टी ने बहुत अवसर दिया। मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में कतिपय लोग होंगे जिनको इतना अवसर मिला हो। नए भारतीय जनता पार्टी में प्रारंभ हुआ तो मुझे 80 में बीजेपी बनी तो मुझे पहला महामंत्री बनाया गया यहाँ जी। का। बिल्कुल यंग चैप था मैं। और उसके बाद मुझे पार्टी में जिलाध्यक्ष यहाँ का बनाया। मैं युवा मोर्चे में बहुत साल काम किया, फिर प्रदेश मंत्री बना, 3 बार प्रदेश महामंत्री रहा। जी। तो फिर मुझे यूआईटी चेयरमैन बना दिया। यूआईटी चेयरमैन मेरे जीवन का एक वो था कि जिसमें मुझे पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनाने का अवसर मिला, दाहिर जी। सेन का काम करने का मिला, नगरीय क्षेत्र में और अन्य अन्य प्रकार के विकास के काम का मुझे एक अवसर मिला। जी। और उसके तुरंत बाद मुझे यूँ कहना चाहिए कि उसमें वाजपेयी जी यहाँ आए हमारे कार्यक्रम में, माननीय अडवाणी जी आए, माननीय भैरव सिंह जी आए, सरकार के सारे लोग आते थे। और जी। मुझे उनके संपर्क में और उनको सुनने के बाद हमको ये लगा कि विस्तार और काम का किया जा सकता है। उसके तुरंत बाद मुझे राज्यसभा में भेज दिया। मुझे तो पता भी नहीं, मुझे एक दिन बुलाया, कहा कल ये फार्म भरना आपको, जी। और राज्यसभा में भेज दिया। आजकल जब टिकटों की मारामारी और सब देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है और मैं भी बड़ा सुखद अनुभव करता हूँ। मुझे तो बुलाया और फार्म भरवा दिया, मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे राज्यसभा में जाना है। जी। उसके बाद में आया, आने के बाद में फिर पार्टी में अलग अलग दायित्व मेरे पास रहे। मैं 7 बार उपाध्यक्ष रहा। सब अध्यक्षों के साथ लगभग मैंने काम किया। जी। बस मुझे अध्यक्ष नहीं बनना था, ये मैंने हाथ पानी ले रखा था कि मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। जी। और बाकी मुझे कोई काम करा ले पार्टी जो कराना चाहे।
तो अवसर मिला। फिर वसुंधरा जी ने एक बार मुझे कहा कि आपको सरकार में काम करना है, तो मैंने कहा हाँ, मैं राजधर्म का काम करने को तैयार हूँ। जी उन्होंने वैसे ही हंसते हुए पूछा, राजधर्म क्या होता है आपका? मैंने कहा राजधर्म होता है जो अहिल्याबाई वाला है। राजधर्म वो है कि बूढ़ा पुष्कर है, वो सूख गया और इतने मुख्यमंत्री आए और गए, और वो पानी सूख गया है, तीर्थ समाप्त होने जा रहा है, उसका काम कौन करेगा? ये राजधर्म वाले कर सकते हैं। जी तो उन्होंने एक सरकारी डिविजनल कमिश्नर से कहा, ये किया, पर बाद में उन्होंने मुझे कहा, और वो आई, उनके हाथ से हमने कहा कि आप मिट्टी खुद निकालो अपने सिर पे खोद करके, ये राजधर्म है, जनता प्रेरित होगी। और उसमें 1 लाख लोगों ने उस तीर्थ को विकसित करने का काम किया। उन्हें 11 घाट बन के खड़े हो गए, कैनाल बन के खड़ी हो गई, बरसाती पानी आने लग गया। तो यह काम करने के साथ साथ फिर जब मुझे कहा कि आप खुद तय कर लो कौन सा विभाग बनाना चाहते हो, क्या करोगे, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया। जी और हमने ये तय किया कि हम राजस्थान के महापुरुषों पे, राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए विषयों पे काम करेंगे। धरोहर संरक्षण धरोहर का। वह भी है, धरोहर संरक्षण प्रवृत्ति प्राधिकरण का कॉन्स्टिट्यूशन मेरा ही बनाया हुआ था। और हमने ये कहा कि बिल्डिंग भी धरोहर है, परंतु मनुष्य भी धरोहर है। उसका कर्तृत्व, उसका व्यक्तित्व, उसका जीवन, उसकी देशभक्ति, उसका त्याग बलिदान, उसको कैसे भूल सकते हैं? और वह काम करने का जो अवसर मिला, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि देवताओं को तो होगा ही उपलब्ध, मैं नहीं कह सकता, उनके बारे में नहीं कर सकता हूँ, पर मनुष्य योनि में इससे श्रेष्ठ काम करने का अवसर शायद किसी और को नहीं मिला होगा, जो मुझे काम करने का मौका मिला। आपने पेनोरमा बनाए, जगह जगह डेवलपमेंट किए, हिस्टोरिकल उसके हिसाब से देखें तो आने वाली पीढ़ी उस सच को जान पाएगी जिसको आमतौर पे जो आपकी विचारधारा है या दूसरे लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि वामपंथी विचारक उनको कहीं न कहीं खत्म करना देखिए, चाहते ऐसा है कि पैनोरमा जो बनाए गए, वो पैनोरमा तो एक उसमें दृश्य और उसका फिर अर्थ देखा गया कि जब हम केवल स्मारक का मतलब खाली मूर्ति नहीं है, केवल एक बिल्डिंग नहीं है, उसमें हैं। प्राण कैसे डाले जाएं, उसमें जीवन कैसा डाला जाए, और इसलिए उस दृष्टि से बनाया। मैं उदाहरण के तौर पे, जी सम्राट पृथ्वीराज चौहान तो 1191-92 में थे, 17 बार गोरी से युद्ध किया, जी प्रबल योद्धा थे। और उसके पहले बिसल अजमेर के शासक थे। जब अजमेर कैपिटल हुआ करती थी, तो दिल्ली तो बेचारी उपराजधानी हुआ करती थी, जी पर उसका छह इंच का पत्थर इस शहर में लगा हुआ नहीं। तो जब यूआईटी में हमको अवसर मिला, हमने आधे घंटे में फैसले किया कि हम पृथ्वीराज का स्मारक बनाएंगे, और तारागढ़ पर्वत श्रृंखला पे हमने उसको स्मारक भी बनाया, उसको जोड़ने का काम भी किया। पर जब पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना, तो इस शहर की पहचान वापिस पुनः पृथ्वीराज के नाम पर होने लगी। जी शहर के चारों तरफ पृथ्वीराज चौहान की नगरी में आपका प्रवेश। आगमन है, एक इस तरह का भाव लोगों के मन में जागृत होने लगा। जी हमको ये लगा कि फिर हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए विदेशी हमलावरों का जिन्होंने मुकाबला किया, तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों जो खलीफा ने जो यहाँ पर अपने प्रतिनिधि भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम को, जी और उसके दाहर सेन के साथ हुआ युद्ध हुआ। और उसको मुझे इसलिए मिला कि मैं 83-84 के अंदर पश्चिमी राजस्थान में चारण साहित्य शोध संस्थान के निर्माण के लिए गया हुआ था। तो जी मुझे एक सज्जन ने एक किताब दी, पलटी हुई कपड़े में, अखबार से, और कहा कि जोधपुर से पहले इसको मत खोलना, जी एक चीज है। उन्होंने मुझे किताब भी नहीं बोला, मैंने भी क्यूरोसिटी से उसको रख ली। पर मैं जोधपुर के आसपास आया तो मैंने देखा है क्या इसमें, देख तो लूं, जी पश्चिमी राजस्थान है ये, कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं। मैंने उसको खोला, तो एक केस ऑफ सिंध, ये जो जीएम सईद था, जीएम सईद ने सबसे पहले 1934 में पाकिस्तान की मांग की। और आपको आश्चर्य होगा जानकर के कि वो उसके बाद 30 साल पाकिस्तान की जेल में पड़ा रहा, जीए सिंध की मांग करने वाला, जी वही पाकिस्तान की जेल में हुआ सारा। उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला, और जब उसमें मुकदमा चला, तो उसका जो बयान अदालत में हुआ, उसने पहली लाइन कही, उसने कहा कि योर ऑनर, ये जो मेरा जो पुरखा है वो राजा दाहिर सेन है, मैं उसका वंशज हूँ। ये मोहम्मद बिन कासिम लुटेरा था, हमको लूटने के लिए आया था। जी पहली लाइन यहाँ से प्रारंभ हुई। उस एक लाइन ने मेरे जहन में दाहिर सेन को समझने और दाहिर सेन पे काम करने के लिए मुझे प्रेरित किया। पर ये बात 83 की हो गई, मैं चेयरमैन बना 94 के आसपास के 10-12-15 साल बाद। जी तो हमने पहला दुनिया का दाहिर सेन का स्मारक अजमेर में बनाने का काम किया, और अब देश भर में वो दाहिर सेन के बारे में प्रचलन होने लगा है। पाकिस्तान में भी विषय खड़ा होता है। उसके जो सिंध की बात करने वाले लोग देश विदेश में रहते हैं, वो भी यहाँ आते हैं, वो भी इसको देख करके जाते हैं। और विभाजन के बाद में जो बड़ी संख्या में केवल मात्र उनको यहाँ इसलिए आना पड़ा कि वो हिंदू थे, जी आज वो सिंध से आने वाले जो लोग रहते हैं, उनका भी एक प्रेरणा पुंज वहाँ खड़ा होता है। जी
फिर उसके बाद सरकार में जब काम किया तो हमने कहा कि फिर सब तरह से इस पे काम होना चाहिए। मान लीजिए हम कहीं काम शुरू करते हैं तो पन्ना धाई पे काम क्यों नहीं हो। जी, आज उसको 500 साल हो गया, क्या पन्ना धाई का स्मारक नहीं होना चाहिए? पन्ना धाई से बड़ा बलिदान क्या हो सकता है? तो विचार हमने ये किया कि हम उनको बड़े शहरों में ना जाएं, बड़े कस्बों में ना जाएं। आजकल क्या धीरे धीरे ऐसी सब चीजों का जो एकत्रीकरण हो रहा है, केंद्रीकरण हो रहा है, वो बड़े शहरों में, मेट्रो टाउन में होने लग गया है। तो छोटे छोटे गांव जो थे, जहाँ जो प्रेरणा के केंद्र हुआ करते थे, जहाँ जिनका जन्म हुआ, जहाँ उनको गतिविधि करने का अवसर मिला, वो उपेक्षित होने लगे। तो हमने पन्नाधाय के गांव में पन्नाधाय का एक स्मारक बनाया। जी, वो लोकप्रियता की दृष्टि से उसको लोगों ने सिर पर उठा लिया। जी, उसके बाद हमने जब काम किया कुंभा पे काम किया, तो कुंभा के ननिहाल में हमने उसका एक स्मारक बनाया, एक छोटे से गांव में। जी, ये राणा कुंभा का स्मारक इतना बड़ा विलक्षण था। मैंने कहा कुंभा जहां जाएगा जी, उतना वो क्षेत्र भी उतना ही बड़ा प्रेरणा का केंद्र बन जाएगा। जी, फिर उसके बाद महाराणा राज सिंह जैसा ना होता। अरे महाराणा राज सिंह ना होवे तो ये श्रीनाथ जी आवे क्या यहाँ पर? जी, महाराणा राज सिंह अगर ना हो तो चारुमती की अस्मिता की रक्षा होवे क्या? संभव नहीं थी। बड़ा विलक्षण अपने प्रकार का व्यक्तित्व था। तो हमने राजसमंद में उस पर काम करने का काम किया। बप्पा रावल, लगभग लगभग आप देखिए कि इतने 10 शताब्दियां निकल गई, जी, पर बप्पा रावल पे एक भी स्मारक नहीं। तो उनकी जो समाधि जहाँ है मठाठा में, एक लिंग जी से आगे जाकर के, हमने वहां एक भव्य स्मारक, बड़ी अश्वारोही प्रतिमा, और उनके जीवन के जो प्रमुख विषय थे उनको 3D 2D प्रिंट मीडिया के द्वारा उसमें दिखाने का काम किया। लोग जाकर के इतिहास को समझते हैं, उससे प्रेरणा लेने की बात करते हैं। उससे फिर तुम आगे चलते हैं हम लोग, तो हमें गोरा बादल की भूमिका को कैसे कम कर सकते हैं? जी, अगर मान लीजिए पद्मनी को हम स्मरण करते हैं, उनके जौहर को याद करते हैं, तो गोरा बादल को, जबल मेड़तिया, इन सबके इतिहास को कम करके नहीं आ सकते। जी, तो अगर चित्तौड़ में गोरा बादल खड़ा नहीं हो सकता तो कहां खड़ा होगा? आज की पीढ़ी कहां से प्रेरणा ले देश के लिए, अपना त्याग और बलिदान के लिए? तो वैसा आया विषय। फिर एक भक्ति का दौर चला। भक्ति का दौर चला तो संत रविदास का अनेक लोगों पे प्रभाव था। और जो झाली रानी थी, राणा सांगा की महारानी थी, और जी, मीराबाई की सासू थी, उसके वो गुरु थे। हमने चित्तौड़ में रविदास का स्मारक बनाने का काम किया। फिर अगर झाला मन्ना को कैसे भूल जाएं? हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, महाराणा प्रताप चारों तरफ से अकबर की सेना से गिर गए, उनको निकालना आवश्यक था, उनको बचाना आवश्यक था। जिस तरह की परिस्थिति वहां पर हुई, झाला मन्ना ने उनका वेश धारण किया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकाल दिया, और वो वहां पर वीर गति को युद्ध करते हुए प्राप्त हो गए। तो झाला मन्ना का स्मारक ना बनाए तो काय की राज और काय की सत्ता साहब, किसके लिए करते हैं हम? तो हमने बड़ी सादगी में झाला मन्ना का काम करने का काम किया। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो आजादी की लड़ाई जब प्रारंभ हो गई, तो कालीबाई को भूलें क्या? 13 साल की स्कूल की बच्ची, उसके गुरु को अंग्रेज उठा करके घसीट के ले जा रहे हैं, बांध करके ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे महाराज साहब को छोड़ दो। अंग्रेजों ने गोली लिए हुए खड़े हैं उनके सिपाही, उसने नहीं छोड़ा। उसने एक दांतली लेकर के उसको रस्सी से काट करके अपने गुरु को बचा लिया, और पर ब्रिटिश पुलिस की गोली से वो वीर गति को प्राप्त हो गई। जी, और पर अगर कालीबाई का चरित्र अगर आज के बच्चों के सामने न रखें तो किसका चरित्र रखें? उसके बाद हम गए मानगढ़ धाम में। मानगढ़ धाम तो अद्भुत जगह है। जो मानगढ़ धाम में जो गोविंद गुरु है, उसका जितना त्याग है, जितनी प्रेरणा आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने दी, जितना संघर्ष किया, और जितना समाज में चेतना, नव चेतना खड़ी की अपने प्रकार, वो तो बंजारा था। फ्लैग के अंदर उसके पत्नी और बच्चे खत्म हो गए, और मैं अकेला बंजारा गया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के वो सानिध्य में आए, उनसे कुछ दिन उपदेश सुने, और उसके बाद उस आदमी ने सीधी काम किया, देखो सच बोला करो भाई, अपने स्नान किया करो, भगवान को याद किया करो, देश को याद किया करो, दारू पीना बंद कर दो। उससे उसमें सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा हो गया। जी, मतलब शराब की जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 70% कम होगी, ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड बोल रहे हैं। और इसलिए उनको कैसे क्या किया जाए, तो मानगढ़ की घटना हुई। अब मानगढ़ की घटना हिंदुस्तान के इतिहास में अपने प्रकार की घटना है। तो जी, इसलिए मानगढ़ धाम पे हम लोगों ने काम किया। उसके बाद फिर लगा कि कुछ और बड़ा काम होना चाहिए। तो हमने राजस्थान का पहला ऐसा स्थान होगा जिसमें हमने 46,000 वर्ग फीट का सिंगल हॉल बना करके आदिवासियों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर एक पैनोरामा बना के खड़ा कर जी, दिया। लोग जाते हैं, गुजरात के लोग आते हैं, वो आते हैं, मध्य प्रदेश के लोग आते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी भी वहां जाकर के आ गए। जी, पर मावजी महाराज जो वेणेश्वर धाम है, वेणेश्वर धाम में आपसे सकता हूँ सब ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार और अधिकारी कितने सचेत है। जी, मैं वेणेश्वर धाम का काम करने के लिए गया, आपको आश्चर्य होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में वेणेश्वर धाम नाम का कुछ चीज ही नहीं थी। जी, कभी सेटलमेंट ही नहीं हुआ उसका।
जब मैंने अधिकारियों से कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड बताइए, हम यहाँ कुछ काम करना चाहते हैं वेणेश्वर धाम में, मावजी महाराज पे करना चाहते हैं कुछ का, तो वो बोले नहीं, चुप हो गए। बाद में मुझे अलग लगे, कहने लगे रेवेन्यू रिकॉर्ड में वेणेश्वर धाम नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमने उसका गजट नोटिफिकेशन किया, रीसेटलमेंट कराया, ऑपरेशन कराया सेटलमेंट का, और हमने वेणेश्वर धाम में मावजी महाराज का एक स्मारक पैनोरमा तो खड़ा किया, पर हमने कुछ जन सुविधाओं के नाते भी उस भूमि को वहां पर आरक्षित करने का एक काम वहां पर कराने का काम किया। पर साहब, अगर आप ये मान के चलें कि जो जागरण हुआ, राजपूताना जागरण की दृष्टि से हिंदुस्तान में सिरमौर था। गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के आप गुरु नानक देव से लेकर के, अगर आप गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करें, गुरु ग्रंथ साहब में जिन जिन लोगों की वाणी है, उनका अनेक ऐसे संत और महापुरुष हुए जिनका राजस्थान में कर्तृत्व और व्यक्तित्व के नाते, उनकी गतिविधियों के द्वारा, और उनका जीवन यहाँ पर व्यतीत हुआ। पीपा जी गागरोन के शासक थे, राजा थे वहां के, परंतु उनका जो जीवन था वो बिल्कुल एक संत की तरह था। और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब में उनकी वाणी है, वाणी का उल्लेख मिलता, तो हमने कहा कि पीपा जी और उनकी जो धर्म पत्नी सीता सहचरी जी थी, उसमें क्यों नहीं पैनोरमा निर्माण किया जा सकता है। तो झालावाड़ में एक उसका पैनोरमा बनकर के खड़ा हो गया। हाड़ौती का अपने आप का ऐतिहासिक इतिहास है, एक जगह संजोया नहीं जा सकता उसको। हाड़ौती का जितना बड़ा इन लोगों का वहां पर रहा, चाहे बूंदी को ले लें, झालावाड़ को ले लें, चाहे कोटा को हम ले लें, तो चाहे स्वतंत्रता संग्राम को ले लें, चाहे उसके पहले वाले कालखंड को हम लोग ले लें, तो हमको वहां 12 में पूरे एक हाड़ौती का स्मारक सबसे विशालतम लगभग 20 बीघा जमीन में बनाने का अवसर मिला। उसको नाम ही हमने हाड़ौती पैनोरमा देकर के वहां पर उस काम को उससे करने का मौका मिला। पर क्या कभी ये कोई कल्पना कर सकता है, एक धन्ना भगत खेती करने जा रहा है और सामने साधु आ गए, साधुओं को प्रणाम किया, कहने लगे भाई कहाँ जा रहे हो, कहने लगे महाराज खेत पे जा रहा था। अच्छा ठीक है, खूब होगा, पर महाराज आज तो आप मेरे यहाँ आइए, और ले गया घर पे। खेती तो बोई नहीं, महाराज की सेवा में लग गया। पर उसके बाद ये हुआ कि उसके खेत में फसल लहलाने लग गई, और धन्ना भगत जाके देखा कि मैंने तो बोया नहीं, पर ईश्वर ने सबकी सहायता की, तो आज एक वहां गुरुद्वारा बन गया धन्ना भगत के नाम पर। धन्ना भगत इतिहास का पृष्ठ हो गया, भक्ति का एक ऐतिहासिक पर 600 वर्ष हो गए, और अभी 600वां जयंती 4-5 साल पहले वहां पर उसकी मनाई गई। तो हमने कहा क्यों नहीं धन्ना भगत को यहाँ पर खड़ा किया जाना चाहिए। उस पर एक अवसर आया, संत सुंदर दास जी, दादू दयाल जी ने जितना बड़ा क्रांति की, मैं ये कह सकता हूं कि धर्म के मार्फत, शिक्षा के द्वारा, नैतिकता के आधार पर समाज को खड़ा कैसे किया जा सकता है, तो दादू दयाल जी से सीखा जा सकता है। दादू दयाल जी, और दादू दयाल जी के पहले जो बड़े शिष्य थे संत सुंदर दास जी, वो दौसा में जन्म हुआ उनका, विजयवर्गीय परिवार में। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं दौसा को केंद्र बनाया जाए, जहां उनका जन्म हुआ, उस स्थान से जोड़ा जाए। तो हमने 10 बीघा जमीन में, अभी तो वो हाईवे पे आ गया, संत सुंदर दास जी के बारे, और आपके जोशी जी, जिन लोगों ने साहित्य पे, हरनारायण जी ने जो बहुत बड़ा काम किया है, जयपुर वाले शास्त्री ने, वो कहते हैं कि संत सुंदरदास जैसा तो विद्वान हुआ नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जितना साहित्य और जितना उन्होंने सेवा की है सुंदरदास जी ने, तो हमने सुंदरदास जी का एक पैनोरामा उस दृष्टि से खड़ा किया कि लोगों के सामने आ जाए। फिर थोड़े में आगे बढ़े, अलवर आ गया। अलवर आ गया तो राजा भर्तृहरि के बिना क्या हो सकता है, राजा भर्तृहरि के ख्याल, राजा भर्तृहरि का जीवन, राजा भर्तृहरि के किस्से, राजा भर्तृहरि के बारे में जितने भी प्रवाद प्रवचन जितने भी चले आ रहे हैं, वो राजा भर्तृहरि लोगों के मन में बसा हुआ है। अब राजा भर्तृहरि पे कुछ होना चाहिए, तो हमने कहा चलिए राजा भर्तृहरि को एक वहां पर अलवर में क्यों नहीं बना दें। जब राजा भर्तृहरि एक स्थान वहां बना हुआ है, तो राजा भर्तृहरि का एक स्थान बन गया। पर एक टर्निंग पॉइंट यहाँ आता है कि जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो मुसलमानों के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। अब हसन खां मेवाती को क्या भूला जा सकता है क्या, कि जब बाबर हमला करने के लिए आया और राणा सांगा के साथ में ये 10,000 की सेना लेकर के गया, बाबर ने उसे कहा तू मुसलमान मैं मुसलमान, तू कहा मेरे खिलाफ आ रहा है, और उसने कहा माना तू मुसलमान पर तू विदेशी हमलावर है, मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूं, तेरे खिलाफ लड़ूंगा। और वह 10,000 की सेना के साथ राणा सांगा का साथ दिया खानवा के युद्ध के मैदान में, और वीर गति को प्राप्त हो गया वहां पर। तो हमने कहा क्यों नहीं हसन खां मेवाती का इस पैनोरमा बनना चाहिए। तो लगभग 2 करोड़ रुपए लग करके अलवर के अंदर हसन खां मेवाती का एक स्मारक बन करके खड़ा हो गया। पर साहब आप कल्पना कीजिए, आज का तो लोग अलग अलग बातें करते हैं, पर अगर अपनी नाटक के द्वारा, अपने ख्याल के द्वारा यदि कोई हमारी भारतीय संस्कृति की बात करता है, तो अली बख्श उसमें 1 नंबर पर था। अली बख्श तो भगवान कृष्ण के जीवन के ऊपर नाटक मंचन किया करता था। मैं तो उसकी वहां जाकर के मजार देख करके आया जिसमें भगवान कृष्ण की टाइल लगी हुई थी। हमने उस दिन फैसला किया कि हम अली बख्श पे काम करेंगे। हमने अली बख्श का मुंडावर के अंदर एक पैनोरामा बना करके खड़ा किया।
फिर थोड़े आगे चले तो मैंने कहा चलिए अब खानवा के बैटल के बिना तो काम क्या होगा। जी। क्या नहीं, खानवा की युद्ध के मैदान में आज भी वहां पहाड़ों पे गोली के छर्रे लगे हुए हैं, बारूद लगे हुए हैं। वो पहाड़ी आज भी है जहां पर बाबर के बीच और राणा सांगा की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। और फिर बाबर ने तो वहां फतेहपुर सीकरी के आसपास जाकर के मुगल शासन में एक बुलंद दरवाजा बनवा दिया। तो हमने भी एक पहाड़ी ढूंढी युद्ध के मैदान वाली कि जहां से बुलंद दरवाजा सीधा दिखता, राणा सांगा को खड़ा किया जाए तीर कमान लिए हुए अश्वारोही होकर। पर उसमें हमने हसन खां मेवाती की भी मूर्ति ली, हमने मेदिनी राय की भी मूर्ति लगाई और उन सब शासकों की। ये खानवा एक ऐसा युद्ध का मैदान है कि सारे हिंदुस्तान का उसको उसको सामाजिक दृष्टि से अगर हिंदुस्तान का अध्ययन करना, उसकी एकता की, उसकी रक्षा के प्रति हमारे सोच की, तो समग्र रूप से देशभक्ति का यदि कहीं पर दर्शन किया जा सकता तो खानवा के युद्ध के मैदान में किया जा सकता है। कोई ऐसी रियासत नहीं थी जिसने आकर के राणा सांगा का साथ न दिया। फर्क केवल इतना था कि वो बारूद के साथ में आया था, पहली बार बारूद और छर्रे से लेकर के आया था, और हम सीधे हमारे जो परंपरागत हथियार थे, हमारी तलवार है, भाला है, तीर है, कमान है, उससे युद्ध लड़े और हम युद्ध जीते नहीं, परंतु उसके अंदर ईडर के लोग भी आए, उसके चंदेरी के लोग भी आए, उसमें जोधपुर का भी थे, उसमें रतन सिंह भी थे, उसके अंदर मेवाड़ के लोग भी थे। पूरा हिंदुस्तान ने मिलकर के राणा सांगा का उसके अंदर साथ दिया था। तो हमने क्यों नहीं इस युद्ध भूमि को एक दर्शनीय स्थान बना दिया जाए। तो वहां एक स्मारक बनाने का अवसर हमको मिला। पर एक आपको और हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि खालसा पंथ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बना था। जब परकीय हमले होने लगे, जब मुगलों के हमले लगे, धर्मांतरण की बात होने लगी, हमारे पूजा पद्धतियों पे हमला होने लग गया, हमारी मातृशक्ति की अस्मिता पर हमला होने लगा, तो खालसा पंथ बना। पर खालसा पंथ के अंदर अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी को के बिना तो क्या हो सकता है, जिनके बच्चों को जिंदा दीवारों पे छुड़वा दिया गया महज इसलिए कि उन्होंने इस्लाम को ग्रहण नहीं किया। मिलेगा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। पर हमने कहा गुरु गोविंद सिंह जी ने दसम ग्रंथ लिखा। मैंने दसम ग्रंथ को पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आपसे कहता हूं कि दसम ग्रंथ पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान का इतिहास है। दसम ग्रंथ अगर हिंदुस्तान के दिग्दर्शन किसी को करना है, हमारे महापुरुषों को पढ़ना, हमारे संतों को पढ़ना, हमारे सूरमाओं को पढ़ना, हमारे भक्ति को पढ़ना, वो शक्ति को पढ़ना है, हमारा देश में किए गए बड़े कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो फिर दसम ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। और इसलिए हमने विचार किया कि एक बार जब पुष्कर पधारे थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो वहां से आते हुए नरेना ठहरे थे, और नरेना में उस स्मृति में एक गुरुद्वारा बन गया और वहां पर एक वो तीर्थ के रूप में विकसित हो गया। हमने भी वहां एक गुरु गोविंद सिंह जी का पैनोरमा बनाने का हमको सौभाग्य मिला, हम वहां सब कुछ किया। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसमें वसुंधरा राजे जी का सहयोग और उनका जिस प्रकार का मार्गदर्शन हमको मिला और जितनी स्वतंत्रता काम करने की मिली, यह सब कामों को करने के पीछे उनका ये सकारात्मक सोच एक शासन में जो रहा उस कारण हुआ। पर फिर हम उससे थोड़े आगे चले, तो हमने कहा कि चलिए हो गया। तो एक बार राजेंद्र प्रसाद जी महाराज जो हैं, ये मलुक पीठाधीश्वर, उन्होंने मुझे कहा लखा जी और तो सब हो गया, करमेती बाई का खंडेला में कौन करेगा, और चुनाव होने वाले थे। मैं कहा महाराज कुछ तो पहले कहते, बजट भी आ गया, सब कुछ हो गया, पर महाराज का आदेश था। पर कहा ठीक बात है, करमेती बाई बड़ी भक्त थी और यूं कहना चाहिए शेखावटी की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो हमने खंडेला में करमेती बाई का एक पैनोरमा बनाकर खड़ा करने का सौभाग्य मिला, वो भी बन गया। पर उसके बाद फिर हमको ये लगा कि इसमें राव शेखा को माइनस कैसे करें, जिनके इतने बड़े वंशज देश में हुए, जिन्होंने युद्ध किए, परकीय शासकों से किए, इतनी सेवा की। तो हमने कहा कि अमृतसर में राव शेखा जी का जो स्थान है, जहाँ से शेखावत समाज के बंधुओं का एक प्रेरणा केंद्र है, उस पर कुछ होना चाहिए। तो राव शेखा जी का एक स्मारक बनने की बात हो गई। फिर हमने कहा चलिए झुंझुनू में चलते हैं, पर वहाँ तो सूरों और वीरों का और युद्ध के जवानों का पूरा वो जगह है, भारतीय सेना में जितना रहकर उन लोगों ने किया। तो हमने वहाँ एक शौर्य उद्यान बनाया, और इस हिंदुस्तान की सेना ने जो करामात की, उन्होंने जितना शौर्य दिखाया देशभक्ति के रूप में यहाँ के लोगों ने किया। हमने लगभग 20 बीघा जमीन में एक शौर्य उद्यान बना के खड़ा किया, उसमें मूर्तियां हैं, इतिहास है, उसकी जानकारी देने का काम किया, परमवीर चक्र विजेताओं को उसमें हमने प्रदर्शित करने का काम किया। हमने कोशिश की कि उनके जीवन को यहाँ तक लोगों के पास में आना चाहिए। फिर थोड़े हम आगे गए चूरू में क्या किया जाए, तो चूरू में ये तो गुरु गोविंद सिंह जी जो आए थे वो सावा में ठहरे थे, तो वहाँ एक स्मृति में गुरुद्वारा बना गया। एक बार हम जा रहे थे तो एक पीपल के पेड़ के नीचे एक युवती, एक टूटा हुआ चबूतरा था, ये पहले देदड़िए भाटे आते थे, कच्चे भाटे, उसका बना हुआ चबूतरा था, टूटा हुआ था। तो वो युवती उसका झाड़ू लगा रही थी, अगरबत्ती जलाई और हाथ जोड़ रही थी। तो हमने कहा बहन क्या कर रही हो? कि यहाँ दशम गुरु आए थे, उनका घोड़ा बन रहा था जी, मैं रोज झाड़ू लगाती हूँ और रोज अगरबत्ती करती हूँ। हमने कहा ये स्थान कुछ करना चाहिए। तो वहाँ
हमने केसदारी बंधु और वहाँ के राजपूत जो महानुभाव हैं उन सब के साथ बैठे। हमने कहा एक सावा सरोवर क्यों नहीं बना डालो यहाँ, इतना तो करिए। और एक सावा सरोवर बन के खड़ा हो गया। फिर हमने कहा चलिए ये तो हो गया, पर इसके किनारे जो कांधल जी थे, जो बीकाजी के चाचा थे, जी तो कांधल जी में का जो राज्य विस्तार में उन्होंने कभी गद्दी पे नहीं बैठे, अपने लड़के को भी नहीं बैठाए, बीकाजी के राज्य का विस्तार किया, पर उन्होंने राज्य विस्तार में सारंग खां के साथ उनका आखिरी युद्ध हुआ और यहाँ वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो हमने वहां के लोगों से कहा क्यों नहीं है कि इनकी प्रतिमा लगकर उनके इतिहास को दिखा दिया जाए। तो उसके सावा सरोवर के ऊपर ही हमने रावत कांधल जी का एक स्मारक बना करके उसके अंदर से खड़ा करने का एक प्रयास किया। फिर थोड़े हम आगे चले तो वहां पर बूढ़ा जोड़ आता है। बूढ़ा जोड़ एकमात्र गुरुद्वारा है जो पंजाब वालों के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। इनकी एक शर्त थी कि हम तो दशम ग्रंथ को मान्यता तब दें कि जो आतताई है उस आतताइयों का दमन कौन करेगा। अब आतताइयों का दमन करने का काम जिन लोगों ने चुनौती उसको स्वीकार की और उसको पराजित करके लेके आए, तो वो एक विजय स्थली के रूप में, और उसके बाद दशम ग्रंथ को वहां पर मान्यता दी गई। तो हमने वहां, वो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ गुरुद्वारा ये स्थान है, ये बूढ़ा जोड़, और इसलिए हमने उसके ऊपर एक भव्य बड़ा गुरुद्वारा पैनोरमा, जिसमें सिख खालसा पंथ के जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी वाणियां हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, उन सबको हमने उसमें दिखाने का एक हमारा प्रयास हुआ। पर सतपाल जी, मेरे सामने एक चुनौती थी गोगा मेडी की। गोगा मेडी की चुनौती ये थी कि गोगा जी ने मोहम्मद गजनी का मुकाबला किया था और वो 43 उनके नाती पोती सब उसके अंदर युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए। गायों की रक्षा करते हुए भी वो युद्ध हुआ था। उस समय एक छोटा चबूतरा था, बाद में बीकानेर के महाराजा साहब ने उसको एक मंदिर के रूप में खड़ा किया। परंतु कल्पना कर सकते हैं, वर्ष भर में 1 करोड़ यात्री आता है, 9 राज्यों के लोग आते हैं 15 दिन तक वहां पर दर्शन करने के लिए। और वहां एक एप्लीकेशन लगी कि साहब इन्होंने तो हिंदुत्व छोड़ करके कोई विधर्म ग्रहण कर लिया था, लिहाजा ये स्थान हमको सौंप दिया जाए। कुछ ऐसे हाई कोर्ट में एक एफिडेविट लग गया था। हमने तय किया कि नहीं, हम इसमें कुछ करेंगे। उसके बाद हमने उसको समाधि को छोड़कर और वो जो मंदिर का पुराना प्राचीन स्थान को छोड़कर हमने वहां सबको डिसमेंटल किया और 62,000 वर्ग फीट का एक मंदिर बना करके गोगा जी का खड़ा किया। अतिथि गृह उनके लिए बना। आज आराम से जाकर के दर्शन कर सकते हैं, 500 लोग एट ए टाइम अंदर जाकर के उस वरंडे में जा सकते हैं, उधर उतर सकते हैं। चारों तरफ उसके रास्ते खोले गए और उस स्थान को विकसित किया। उसे यात्रियों को काफी भली सुविधाएं मिलने का काम उसमें से हुआ। फिर जरा करणी माता के पास आ गए। करणी माता का जीवन चरित्र सब जानते हैं। उनका जो जिस प्रकार के उनके पर्चे थे, परवाड़े थे, बीकानेर राज्य के साथ में भी उनका जिस प्रकार का आशीर्वाद बन रहा, तो हमने देशनोक के अंदर उनके जन्म स्थान पे एक पैनोरामा बना और वो पैनोरामा अपने पांवों पे खड़ा हो गया। लोग देखने के लिए उसको आते हैं, उनके जीवन के प्रसंग दिखाए सारे, एक एक छोटे छोटे, मान लीजिए राव शेखाजी को हमको दिखाना तो वो दिखाया, बीकाजी के राज्य की स्थापना तो वो दिखाया, उनके पर्चे परवाड़े वो दिखाया गया, मेहरानगढ़ के शिलान्यास का मामला है तो उसको दिखाने का प्रयास किया। दशरथ मेघवाल के गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, तो आज करणी माता के मंदिर में उसकी पूजा होती है, उस दृश्य को उसमें से दिखाया। ऐसे उन सारे दृश्यों को दिखाया कि जिसमें आदमी ये समझ सके कि ये मनुष्य के शरीर में आने के बावजूद भी देवित्व वाला काम करने वाले थे। आज के मनोबल बढ़ता है कि हम भी आज कुछ काम कर सकते हैं। एक ऐसा उसमें से पैनोरामा वहां बन करके खड़ा हो गया। फिर पास में आते हैं तो जांबा जी का स्थान आता है। अब जांबा जी अगर ना होते तो ये 20 और 9 नियम कहाँ होते? जांबा जी ना होते तो ये जो आज पेड़ की बात करते हैं, हम जीव वाली बात करते हैं, वो सारा सब विश्नोई संप्रदाय खड़ा हुआ थे। तो वो राजपूत परिवार में पैदा हुए थे और इसलिए पीपासर में हमने उनका एक पैनोरामा बनाने का हमको अवसर मिला। उसमें पीपासर में बन गया। पर अब बिना तेजा जी की भी बात नहीं चल सकती। उसका एक कारण है कि आज भी यदि इस संपूर्ण समाज को माइनस कर दें तो खाने के लिए अनाज उत्पादन का काम बड़ा मुश्किल काम हो सकता है, बड़ी परिश्रमी कौम है। और तेजा जी जिस परिवार में पैदा हुए वो उस गांव वहीं का था और उन्होंने जो वचन पालन किया, कोई है जो नाग के सामने कहे कि मेरी जीव को आप दस लीजिए, गायों की रक्षा करने के लिए गए थे, उसमें अपना जीवन दान दे दिया। तो हमने वहां एक जन्म स्थान पर ही एक अच्छा तेजा जी का एक पैनोरामा बनाने का काम किया। परंतु जब नागौर में आते हैं तो अमर सिंह राठौड़ के बिना नागौर अधूरा है। राजा महाराजाओं के इतिहास को पूरा का पूरा उठा करके देख लो,
पर अमर सिंह राठौड़ की वो 3 मिनट की स्वाभिमानी वाली घटना, उसने गंवार उसने कटार शाहजहां के भरे दरबार में सलावत खां के घोंप करके उसका प्राणांत ले लिया कि बात कैसे की जाती है, सम्मान क्या होता है, अपमान क्या होता है। वो स्वाभिमानी का प्रतीक बन गया अमर सिंह राठौड़। और इसलिए एक जो नागौर के अंदर उनका एक स्मारक बनाने का हमको अवसर मिला, वो एक स्मारक बना। और आप आश्चर्य करोगे सतपाल जी, लोग तो कुछ तो इतिहास लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। वो तो कहेंगे नहीं थे, उनको तो राज से गद्दी से वंचित कर दिया था उनके पिताजी ने, बड़े भाई छोटे भाई को गद्दी पर बैठा दिया था, इनको कर दिया था, वो आ गए। पर स्वाभिमान क्या होता है, और उसमें फिर जो बलूच चंपावत का जो चरित्र उभर करके आया, और जिस प्रकार इनकी डेड बॉडी को लाने के लिए, उनके शव को लाने के लिए वहां से आगरा के किले से कूदे और फिर शाहजहां की सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये विलक्षण जो सूरता, वीरता, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती साहब। ये कोई किताबों में पेन से यूं नहीं लिखी जा सकती। जिन्होंने अपने प्राण दे करके और जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को, राजपूताना के इतिहास को लिखा है, उसमें उन सबको हमको वर्णित करने का एक मौका मिला, सौभाग्य मिला। फिर थोड़ा आगे चले, मीराबाई के बिना मेड़ता भी अधूरा है। हमने कहा मेड़ता का मीरा, एक बार महादेवी वर्मा आई और वो जो राव दूधागढ़ का जो एक भाग बचा हुआ, बाद में स्कूल बन गया, तहसील बन गया, पर उसके एक पत्थर के पिलर पे लपेट करके वो रोने लगी। लोगों ने कहा महादेवी वर्मा। तो कहा महादेवी जी क्या हो गया? कहने लगे इस पत्थर को कभी मीरा ने छुआ होगा ना, ये कितना पवित्र है कि जिसको मीरा ने छुआ था, इतना भाव। और आज भी मैं कह रहा हूं कि असंख्य लोग वहां जाते हैं देखने के लिए। हमने वहां एक स्मारक बनाया 2008 के अंदर पूरा किया। पर राजस्थान में बड़े से बड़े स्मारकों के कंपैरिजन में वो मेड़ता जैसी सब डिवीजन हेडक्वार्टर का स्मारक संख्या की दृष्टि से एक बड़ा स्मारक बन करके खड़ा हुआ, अपने पांव पे खड़ा है। लोग आते हैं, देखते हैं, मीराबाई को देखते हैं, और उसमें काम करने का भी हमको कुछ सौभाग्य मिला। फिर थोड़ा से हम आगे चले गए तो हमने कहा कि चलिए काम करते करते जरा चालक ने छिपी तरनोट माता के जन्म स्थान पे कुछ काम किया जाए। तो चालकना में एक काम करने का हुआ, परंतु साहब ब्रह्मगुप्त राजस्थान में हुआ। ब्रह्मगुप्त कालिदास के कंपैरिजन से बड़ा संस्कृत के महाविद्वान हुए। अरे साहब, कोई एक कमरा भी नहीं बना पाए हम अब तक। और ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियंस हुआ। महाकवि पे हम काम नहीं कर पाए, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन हुआ जिसने जीरो का आविष्कार किया, उस और वो भीनमाल का हुआ, हम नहीं कर पाए। तो हमने ब्रह्मगुप्त और महाकवि दोनों का भीनमाल के अंदर एक स्मारक बनाया। और मैं आपसे कह रहा हूं, जो जानकारी मिली, अद्भुत किस्म की जानकारी उनके बारे में, और आज की पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन के खड़ा हो गया। और तो सब बनाते हैं, पर आजादी की बात हो और 1857 में अहुआ को याद नहीं करे तो किसको याद करेंगे आप? अहुआ इतिहास का वो पृष्ठ है कि जिसके बिना हिंदुस्तान की आजादी का इतिहास अधूरा है। गांव क्या, आज भी पंचायत हेडक्वार्टर है जी। सारे अंग्रेजों ने आकर के उसको घेर लिया। जोधपुर की सेना ने अटैक किया तो उनके दोनों सेनापति ओनाड सिंह तो वहां सीधे हाथ को जाकर के और वहां मारा गया, और उसकी छतरी बनी हुई है, और इधर राजमहल दुग्गड़ की बनी हुई है। मैं लोगों से कहता हूँ, रे 1857 देखना तो वो दोनों छतरियां पड़ी, और तिथि मिति सब मिल जाएगी वहां पर, कब वो ओनाड सिंह पंवार की और राजमहल के जोधपुर के दोनों सेनापति मारे गए। और उसके बाद में जब वहां का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मैसन निकला वहां से कि ये कैसे हो गया कि दोनों सेनापति मारे गए, ऊंट पे सवार होकर के वहां पर आया, और आपको आश्चर्य होगा कि जब वो आया तो उसका सिर काट करके अहुआ के किले पर लगा लिया, और किले पर लगा करके कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। संघर्ष हुआ, 7 दिन अहुआ पे अटैक किया अंग्रेजों ने। 1700 लोगों की फौज थी उनके पास, केवल अंग्रेज, एक भी हिंदुस्तान का आदमी नहीं था। और वहां पर 24 लोगों को तो पकड़ के उन्होंने कोर्ट मार्शल करके शॉट डेड किया। और दुर्भाग्य है कि आज तक उनके नाम हमको मालूम नहीं है। वो फाइल हमारे पास आज यहाँ पर नहीं है। कुशाल सिंह चंपावत, शिवनाथ सिंह जी, अजीत सिंह जी मेड़तिया, जोत सिंह जी कोठारिया, बिशन सिंह जी गुलर, ऐसे वो नाम हैं। अनसिंग, मतलब यूं कहना चाहिए, जिनके बारे में लोगों ने बहुत कुछ नहीं कहा। इसलिए हमने कोशिश की इस बात के लिए कि क्या हम उस पर कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं क्या, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे सकती है। तो फिर हमने यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय पे एक पैनोरमा बन गया, नागरी दास जी पे बन गया, एक सैन जी महाराज बचे थे तो पुष्कर में वो भी एक पैनोरमा बन करके खड़ा हो गया। तो टोटल मिला करके हमने, मेरे पुरखे तो गीत लिखते थे, काव्य लिखते थे, ग्रंथ रचते थे, पर हमने ये कोशिश की, अगर मिले इस डिपार्टमेंट ने, सरकार और दोनों समय की सरकार ने मेरी बहुत सहयोग किया, सहकार किया, और उसमें से एक काम करने का हमको अवसर मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई, जिस कुल में जन्म लिया, कुछ कुछ उसमें से सार्थकता हमको उसमें से मिली। आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करने का एक रास्ता खुला, वरना क्या कर लेते साहब, रोटी तो वो की वो खाने थी, कहीं जाना तो कहाँ जाता, एक आधी कुर्सी और कहीं बैठ तोड़ लेते। परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा जीवन का मैं सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे ही तो अच्छे सहयोगी मिले,
और फिर आप जैसे सारे मित्र लोग मिले जिन्होंने हमको प्रोत्साहित भी किया। कई बार तो लोग क्या करते हैं, हताश करने की काम करते हैं, वो खुद का निजी काम नहीं होने पर भी 4 टीका टिप्पणी कर देते, पर आप ऐसे लोग भी जिन्होंने इन अच्छे कामों को सराहा और इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब काम इसलिए करने का मौका मिला। लखनऊ साहब, राजस्थान के इतिहास की जब भी बात आती है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की बात आती है, ये आरोप लगता है कि कर्नल जेम्स टूड जो है वो चारण साहित्य से, चारण वाचक जो परंपरा है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। देखिए, दरअसल बात यह है कि कर्नल टॉड ने मैं दूसरी तरफ से बात करना चाहता हूँ, उसने सही इतिहास को पूरा का पूरा उनको जितना सूट करता था उस तक काम किया। जी। दरअसल राजस्थान के अंदर जो कुछ लिखा गया और जो इतिहास लिखा गया, वह इतिहास हमारी जब से ये मुगल आए यहाँ से ले जाने लगे, कुछ जलाए जाने लगा, कुछ उसको नष्ट करने का काम चलता रहा, जो विधर्मी लोगों का अनेक वर्षों तक यहाँ शासन रहा। तो फिर जो हमारी कंठस्थ रखने की जो परंपरा हुआ करती थी, आज भी मैं कह सकता हूं कि यदि उन सारे साहित्य को इकट्ठा कर लिया जाए तो सारे हिंदुस्तान के साहित्य को एक पलड़े में डाल दो, ये साहित्य आज भी ज्यादा होगा आपका उसमें से। कर्नल टॉड ने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि आप बताइए, युद्ध की भूमि में कोई व्यक्ति जा रहा है और यदि युद्ध की भूमि में लड़ने के लिए जा रहा है और यदि कोई व्यक्ति यह कहता हो एक यहां पर युद्ध की भूमि में जाते समय उसे कहा जाए कि तेरे को धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, धन दौलत तो पहले ही है ना उसके पास, युद्ध जीत जाएगा तेरे को रानियां मिलेगी, रानियां तो पहले से ही है ना उसके पास, क्यों करेगा। पर जब तक हम ये ना कहेंगे तुम मरने के बाद तुमको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, अमर हो जाओगे, तुम इतिहास के अंदर मरने के बाद पीढ़ियों तक याद रखे जाओगे, जब तक आदमी को अमरत्व का भाव न समझाया जाए, चारणों ने यह काम किया। उनको यह बताया कि तुम युद्ध करते हुए, देश की रक्षा करते हुए यदि वीर गति को प्राप्त हो गए तो तुम अमर हो जाओगे, और अगर कायरों की तरह और केवल धन और दौलत और जमीन जायदाद और ऐसो आराम में रहोगे तो तुम इतिहास पुरुष नहीं बन सकते। और इसलिए आज राजस्थान के अंदर, अकेला राजस्थान देख लीजिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं हिंदुस्तान का एक तरफ कर लीजिए, ये जो जितने भी इंग्लैंड वाले लोग बात किया करते हैं और इनके शेक्सपियर के बेचारे के गांव में चले जाओ, इतना तो मेरे एक छोटे छोटे गांव के अंदर आपको साहित्य मिल जाएगा। आज दिक्कत इतनी सी है कि उस साहित्य को संरक्षित करने का काम, आज की पीढ़ी के सामने रखने का काम, उसको उस युगानुकूल उसको प्रस्तुत करने का काम किया जाना चाहिए, नहीं तो वह नष्ट हो जाएगा। अकेले महाराणा प्रताप पे जो उनके समकालीन कवियों ने काम किया, आज उतना काम नहीं हुआ। और वो समकालीन कवियों ने जो कहा वो धीरे धीरे बहियों के अंदर सिमटता जा रहा है, उसमें काम कौन करेगा। हमारा जो सही इतिहास है उस पर काम कौन करेगा। आज अगर अव्वा में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा गया और उसमें 500 गीत लिखे लोगों ने, वो 500 गीत है कहां। उनके बारे में अनसंग हीरो है, उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं कि वो है कौन। आज मैं पूछूं कि आप विशन सिंह गुलर के बारे में बात करिए, विशन सिंह गुलर को अंग्रेजों का समर्थन करने वाले तत्कालीन एक राजा ने बोला कि अकाक मेरा नाम ये है, तो मेरे गांव को मैं तबाह कर दूंगा, ध्वस्त कर दूंगा। उसने कहा मेरा नाम विशन सिंह है। कहने के कल देख लेना। उसने कल आप भी देख लेना। दूसरे दिन अंग्रेजों का थाना लूट लिया, लूट कर पैसा लेकर हथियार खरीद लिया क्रांतिकारियों के लिए। ये होते थे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग। तो साहब मेरा इतना सा कहना है कि हम वो लोग जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया, कुर्बानी दी, आजादी के लिए युद्ध किया, नैतिकता के लिए किया, मातृशक्ति की रक्षा के लिए जो कुछ किया, यदि वो हमारे मापदंड नहीं हो सकते, वो हमारा पैमाना नहीं हो सकता इतिहास का, तो क्षमा कीजिएगा, बाकी तो वो है जो हमको बिना रीढ़ की हड्डी के छल्ले वाले, बिना छल्ले वाले बनाना चाहते हैं। हम लुंज पुंज बन जाएं, ऊपर वाला कहे उसको सुन लें, हाथ खड़ा कर दें। नहीं, ये इससे हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, एक व्यक्तित्व ऐसा है इतिहास का, गोकुलदास जी, उनके ऊपर शायद ही किसी ने काम किया होगा, आपने सबसे पहले उस पर। देखिए, गोकुलदास जी शक्ति सिंह जी के वंशज थे, महाराणा प्रताप के छोटे भाई के वंशज थे, और सावर उनके पास में था। वो वीर योद्धा तो थे, पर उसके बाद में उनका जो साहस था, वो जानते थे कि नैतिकता क्या और अनैतिकता क्या है। वो जानते थे कि धर्म युद्ध क्या है और अनैतिकता के लिए लड़ने वाले लोग क्या हो सकते हैं। एक बार यहाँ कवियों को जो मुगल बादशाह ने कहने लगा, ये गोकुलदास के ऊपर इतना चारण लिख रहे हैं, इतना गीत लिख रहे हैं, है क्या उसके अंदर। तो इन्होंने कवियों को इकट्ठा कर लिया एक जगह, कहा इनको सबको मार दो आज। ये बात गोकुलदास जी तक गई तो गोकुलदास जी आए, कहने लगे आप कैसे करेंगे। नहीं, इनको हमने 60 को लिया है, आप 120 आप इनकी संख्या दे दो। उनका मैं 120 राजपूत दे देता हूं। उन्होंने 120 राजपूत उनके सामने पेश कर दिए और उनको उसमें छोड़ा लिया। ये काम कौन करे साहब।
ये कोई कर सकता है क्या? मेरा ये कहना है कि उन्होंने जिन मूल्यों के लिए काम किया ना, आज आप ये मान करके चलें सर, गोकुलदास जी सूरता में, वीरता में, दानवीरता में, एक योद्धा के और एक शासक के जो गुण होने चाहिए वो सारे सर्वगुण संपन्न थे। एक मुंशी अजमेरी थे, तो वो पुष्कर ने ब्राह्मण थे, नाम कुछ ऐसा लगता है, मैथिली शरण गुप्त के मेंटर हैं वो, झांसी में रहे, और उन्होंने गोकुलदास नाम का एक लघु काव्य लिखा। अब आप मुझे बताइए, आज तक वो उस पर काम क्यों नहीं हुआ? काम होना चाहिए था। मेरा ये कहना है कि सर, गोकुलदास के चरित्र पर, गोकुलदास जी के सूरता के ऊपर, उनकी दानवीरता के ऊपर और उनकी शासन प्रणाली पे एक इंडिपेंडेंट काम होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आज की पीढ़ी को अगर आप वो नहीं पढ़ाएंगे तो किसको पढ़ाएंगे आप इसको? मैं कवि ने यहाँ तक कहा, हमारे तो पुरखों ने उनको मरसिए लिखे 1707 में, और उन्होंने कहा कि भाई कवियों, अब कविता विता छोड़ो, अब ये तुम्हारा कविता सब रद्द हो गई, क्योंकि इसकी पारख करने वाला और इसको खरीदने वाला, इसके मूल्य को समझने वाला गोकुलदास नहीं रहा है। अब इससे बड़ी क्या ट्रिब्यूट होगी किसी को? तो इसलिए बड़े इतिहास में बड़े नाम है, उन पे काम हुआ है। अभी चंद्रसेन जी पे नहीं हुआ ना, आप छोड़िए। चंद्रसेन जी पर जितना काम, 20 साल उन्होंने अकबर का मुकाबला किया, छपनों के पहाड़ों में घूमते फिरे, वो यहाँ पर रहे, और उनका जीवन पर्यंत, आखिर के अंदर उनका स्वर्गवास भी हुआ तो वो सारण की पहाड़ों में हुआ उनका। हम गए थे इस बार, छतरी का उनका वो था, उसको देखने के लिए। तो साहब, जीवन पर्यंत जो 20 साल अकबर से लड़ता रहा, महाराणा प्रताप से 20 साल पहले, उनके तो बहनों ही थे वो महाराणा प्रताप। पर क्या इतिहास में आज चंद्रसेन का उतना बड़ा नाम है? नहीं है। लोग ये कहते हैं, एक यूजीसी की, भारत सरकार के एक सर्कुलर भी है, और भारत सरकार ने एक फैसला भी किया था कि इतिहास में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाए जिसमें योद्धा की जाति का और पूजा पद्धति का पता चलता हो। सर्कुलर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। मतलब अगर मान लीजिए औरंगजेब के खिलाफ अगर किसी ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने युद्ध किया, या उसके बाद दुर्गादास ने कोई काम किया, या उसके बाद अजीत सिंह जोधपुर ने काम किया, तो उसमें यह मालूम नहीं होना चाहिए उधर वाला जो था वो औरंगजेब था और इधर वाला कौन था। ऐसा पढ़ाओ तो क्या पढ़ाया जाए? ए बी सी ऐसे कोई नाम रखे जाए छद्म रूप से? ये बिना रीढ़ की हड्डी की लोग खड़े करना, बिना स्वाभिमान के लोग खड़े करना, बिना देशभक्ति के लोग खड़े करना, हमारे लिए हाथ खड़ा करे, हमारी सत्ता में समर्थन करते रहे, ऐसी जनता जनार्दन हो जाए, यह इस प्रकार की योजना हिंदुस्तान में कभी स्वीकार एक नहीं विवाद खड़ा हो रहा है अभी कि जो आप कह रहे हैं कि उसमें जाति का या उसका पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन अभी फैसला ये हो रहा है कि मुगल इतिहास को हटाया जाएगा। साहब, मुझे आप बताइए कि आप इतिहास पढ़ाते काहे को? प्रेरणा देने के लिए, जागरण के लिए? आपको उसमें से आपके पुरखों के प्रति आपकी जो रूट्स है, आपकी जड़ें हैं, उन जड़ों के बारे में तो जानकारी देवोगे ना। हाँ, ये बताइए कि तुम्हारी जड़ों पे प्रहार करने वाले कौन कौन है, तो पढ़ा दीजिए उनको, कौन मना कर रहा है उनको। पर अगर हमको यह कहे कि तुम्हारी जड़ों पे प्रहार करने वाला था, जिसने हिंदुस्तान से लोगों की मातृभूमि के प्रति रक्षा के लिए, इस देश के लिए त्याग और बलिदान करने वाले जो लोग थे, उनके बारे में मत पढ़ाइए जी। इससे जिससे लड़ाई हुई ना, वो दूसरी जाति का था। ये कायरता है साहब, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब आप सहमत हैं कि वो जो ये फैसला हो रहा है उस पर? मैं आपसे आज भी कह रहा हूं, ये कायरता है। वह इस स्वाभिमानी भारत को खड़ा होता हुआ देख नहीं सकते। उनको केवल वोट चाहिए, और वोट चाहिए तो वोट के लिए जो कीमत चुकानी होती है वो चुकाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, लखावत साहब ने एक फैसला लिया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा जी। वो नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा में जीतते हैं, राज्यसभा में पहुंचते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है धरोहर संरक्षण की। एक कवि के तौर पे, साहित्यकार के तौर पे भी आपकी बड़ी भूमिका रही है, और एक वकील के तौर पर। तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जब टाडा बंदियों की रिहाई हुई थी तो आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो आपका सेटिस्फेक्शन किस काम में हुआ है सबसे ज्यादा? देखिए, मेरा सेटिस्फेक्शन तो मैं क्या कहूँ, मैं जो चाहता था वो मैं करने का मुझे अवसर दिया। मुझे सरकार के लोगों ने भी दिया, संगठन के लोगों ने दिया, मेरे मित्रों ने भी दिया। मैं चाहता भी यही था। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने इस जीवन के लिए क्या होना चाहिए मेरे मन में कभी कोई भाव ही नहीं आया। सब जानवर भी रोटी खाकर अपना जीवन तो पालन कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं, दाल रोटी खाने के साधन तो सबके पास थे। पर हम जानते थे कि वह जो इतिहास का पृष्ठ है,
जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या दे पा रहे हैं जी वो कुछ कर पाए। मैं जो विनम्र प्रयास हो पाया मैं नहीं कह सकता, उसका आकलन तो आने वाली पीढ़ियां करेगी। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितना कर सकता हूँ, मुझे तो पूछा एक बार हमारी मुख्यमंत्री जी ने, वसुंधरा जी ने पूछा कि आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समस्या हो तो बताओ। मैं कहा एक समस्या है। जी वो कहा बताओ। मैं कहा ये दिन 24 घंटे का ही होता है, इसको 48 घंटे का कर दो, 24 घंटे में काम पूरा नहीं होता है। जी तो ये बात सही है कि जीवन के इस छोटे कालखंड में सब काम तो नहीं कर सकते। अभी भी राजस्थान में 100 गुणे काम करने की गुंजाइश है। राजपूताना की धरती पे इतना शूरता है, वीरता है, नैतिकता है, देशभक्ति है, प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। तो अनेक पीढ़ियां खपे तो भी काम नहीं हो सकता। अच्छा एक जिज्ञासा हर एक की होती है कि लखाव साहब का बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से निकले? जैसे आपने बताया कि सीतामऊ में आपके नहीं, पिता। मेरा मैं हम मूलतः थार पार करके थे। जो मेरे जो लखाजी बारड थे, उनके पिताजी जो नानण जी थे, वो नाननिया ही गांव उनको मिला था। और वो जैसलमेर पोखरण वाला और उस इलाके से थे। और उसके बाद लखाजी बारड थे, वो बहुत प्रतिभा के धनी थे। उसके बाद उनको भैरोंदा गांव मिल गया। उसके बाद जोधपुर के महाराजा ने 4 गांव दे दिए, महाराणा प्रताप ने दिए, बीकानेर के महाराजा ने भी गांव दिए उनको। और उनके पास जागीर बहुत थी। फिर जी अकबर ने उनको 127 गांव और मथुरा के अंदर अंतर्वेद का परगना दिया। जी तो उनके पास और जलेब में चला। मतलब अकबर इनको हाथी पे बैठा के जुलूस निकाल रहा, खुद आगे आगे पैदल तक चल रहा है, ऐसी सत्ता वाला है। और राजा महाराजाओं ने भी सबने इसी प्रकार उनका सम्मान किया। जी फिर उसके बाद ये 4 5 6 पीढ़ियां हमारी यहीं पर रही, भैरुंदा रही। फिर उसके बाद ये महाराजा सूर सिंह जी ने 4 5 गांव दिए, तो हम टेला रहने लगे, हमारे भाई लोग चलते रहे। जी पर मेरे एक पुरखे थे 5 पीढ़ी पहले, बदन सिंह जी, उनको सीतामऊ में मंदसौर में गांव मिल गया, जी करंडिया। तो वहां रहने लग गए। तो हमारी 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ी वहां रह ली। जी मेरा जन्म यहाँ का, मेरे पिताजी का जन्म भी वहीं का था। जी और हम यहाँ टहला में रहने लग गए। और उसके बाद मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मैं 6ठी 7वीं में पढ़ता था। मैंने तो फेमिन में भी काम किया सब, मैंने 2 साल फेमिन में काम किया आप शुरुआत छुट्टियों में में पढ़ के। संघ से जुड़े, उसके बाद में? मैं संघ में जुड़ा, मैं डीडवाना पढ़ने आया। जब डीडवाना में मैं फर्स्ट ईयर में आया, तब मेरा संघ से संपर्क हुआ। तब से अब तक संघ का स्वयंसेवक हूँ। परंतु मुझे काम करने का जो अवसर मिला, वो मैं इस टोह में रहता हूँ कि कोई अच्छा काम करने का अवसर मिले, उसमें चूकना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत तो सुख सुविधाएं ये सब चलती रहती है, सब कोई विशेष अच्छा, नहीं। संघ के लिए काम करना उस वक्त, उस दौर में कितना मुश्किल था? देखिए, संघ का काम मुश्किल आसान भी बहुत है। जी वो व्यक्ति का काम है। कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं करनी है, कोई पैसा टका इकट्ठा नहीं करना है, व्यक्ति को संस्कार देने का काम करना, देशभक्ति की बात करनी है, समाज की सामंजस्यता की बात करनी है, अपनी जड़ों से जुड़ने की बात करनी है। करे तो बहुत वैसा काम है। चुनौती आज के इस युग के अंदर ये सब बात कहना भी एक चुनौती का विषय है। तो सब जीवनदानी लोग हैं साहब, पूरे जीवन दिया है, इतनी बड़ी लेकिन उस इंस्टीट्यूशन वक्त विरोध के स्वर दुनिया। बहुत बड़े होते थे। देखिए, वो तो एक आप मान के चलो, जब कहोगे ईमानदार होना चाहिए, तो छोटा मोटा जिसका ईमानदारी से झगड़ा है वो तो विरोधी करेगा। जी वो क्यों चाहेगा कि ईमानदार लोग खड़े हों, देशभक्त खड़े हों? अब लोग तो ये चाहेंगे कि हम चाहें वैसे लोग खड़े होने चाहिए। जी तो संघ के आज कोई भी आदमी उंगली उठा के थोड़ी कह सकता है, उनकी देशभक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता, उनकी ईमानदारी को चुनौती नहीं दे सकता, समाज में करने वाले जो सेवा कार्य है उसको भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। एक विलक्षण है, संघ जैसा कोई दूसरा संगठन है भी नहीं इस दुनिया के अंदर। कोई कहे कि संघ की तुलना करो, अब संघ की तुलना क्या करो? ये आसमान कैसा होता है? आसमान आसमान ही होता है, उसकी किससे तुलना करें? समुद्र कैसा है? अब समुद्र समुद्र होता है, उसकी क्या तुलना करें? ऐसे संघ संघ है, संघ की तुलना नहीं की जा सकती। संघ अपने प्रकार का एक सेवाभावी संगठन है, समाज में राष्ट्र निर्माण का काम करता है, व्यक्ति निर्माण का काम है उनके यहाँ, और कुछ है नहीं उसमें। आपने इतने मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, संगठन में आप लगातार रहे। जैसा आपने बताया कि बीजेपी का जो गठन हुआ, बीजेपी की जो नींव पड़ी 1980 में, तब से आप इस पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं। किन किन नेताओं में आपने किस तरह की खूबियां देखी? जैसे देखिए, वसुंधरा जी का संगठन आपने में बताया कि वसुंधरा जी राष्ट्र। व्यक्ति को निर्माण करने का काम ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने और सुंदर सिंह जी भंडारी ने बहुत किया। जी उन्होंने व्यक्ति नए कार्यकर्ता को तैयार करना, निर्माण करना। जी इस पार्टी के विस्तार के लिए यदि जिन्होंने एक थोड़े पीरियड में यदि सर्वाधिक प्रभावी काम किया, वो रामदास अग्रवाल जी ने किया। जी वो 3 बार अध्यक्ष रहे। जी उस समय पार्टी को एकदम खड़ा भी किया, शासन सत्ता में आए। और फिर भैरव सिंह जी तो सब अद्वितीय थे, आपको जी बता रहा हूँ। भैरव सिंह जी की जो कार्य पद्धति थी ना,
वो कोई उनके कंपैरिजन में ठहरता नहीं है। उनका जितना व्यापक जनसंपर्क था, और दूसरी बात पराकाष्ठा के ईमानदार थे। मतलब बेईमानी तो नजदीक से निकल भी नहीं सकती, इस प्रकार का व्यक्तित्व था। तो ये सभी थे, बामण जी थे, ये थे, भाबड़ा जी थे, ललित जी थे। इन सब लोगों ने मिलकर के पार्टी को खड़ा करने का काम किया, और मुझे सबके साथ लगभग काम करने का मौका मिला, पर मुझे असहजता किसी के साथ नहीं हुई। पार्टी का ही तो काम करना है ना, जो भी आएगा वो यही कहेगा पार्टी का काम करो, इसलिए कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं थी। पर सबने सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, इसलिए पार पड़ गई। इसलिए एक जो तय किया था कि जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो हमारी पार पड़ गई, और कोई बात नहीं। अब लिखने पढ़ने का काम करता हूँ, मुझे 10-12 किताबें आई है, मैं लिख रहा हूँ एक किताब भी, लोकतंत्र में चारण की भूमिका क्या होती है, हम कैसे काम किया, उस एक मैं किताब भी लिख रहा हूँ, ताकि कार्यकर्ताओं को खाली चुनाव 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 पद यही नहीं, करने के लिए बहुत कुछ है समाज में। क्या सीधे तौर पे कहें तो चारण जो है, चारण परंपरा है, ये एक मोटिवेशनल जो थॉट है। देखिए, दरअसल चारण का जो काम था, एक तो क्या था कि भक्ति से जुड़े हुआ संस्कार था। ये कौम पैदा हुई तब से लेकर के एक देवियां अवतरित बहुत हुई, तो भक्ति का तो जुड़ा हुआ विषय था। भक्ति था तो फिर नैतिकता उसके साथ जुड़ी हुई विषय बन गया, और तीसरा फिर देशभक्ति उसके साथ में जुड़ गई। तो चारण का काम क्या? चारण का काम यह है कि नैतिकता के लिए, हमारे जो मूल्य हैं समाज के, इस महिला की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए, उन मूल्यों की रक्षा के लिए जिसके लिए हिंदुस्तान बना हुआ है, साधु की रक्षा के लिए, मंदिर मूर्ति इन सब की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। तो ये जो काम करने का, बराबर प्रेरित करने का काम था, यह काम एक ऐसा काम था कि जो सतत प्रक्रिया थी, निरंतर इस बात को करना होता था। एक बार सूर्यमल जी मिश्र ने, बूंदी के महाराजा थे, उनके बहुत उनको पसंद करते थे, हर समय उनकी कविता छंद इसमें लगे, तो महाराणा जी थोड़े नाराज हो गए महाराजा पे। कहने लगे, ये बताओ कि ये कवि आपको क्या देता है, आप सारा समय उन्हीं के साथ लगा देते हो। तो उन्होंने कहा, ये मुझे मरने के बाद जिंदा रखे ऐसा काम करते हैं। क्या करते हैं? तो वो महाराजा ने उत्तर दिया, वो महारानी जी संतुष्ट नहीं हुई। तो एक दिन कवि राजा को ही पूछ लिया, कहने लगे, आप मेरे पति के बारे में क्या सोचते हैं, आप मेरे पति को कैसा देखना चाहते हो? कहने लगे, मैं वो दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिसका आपका पति युद्ध लड़े, और उसका सिर घोड़ों के टापों में जो है वो लुढ़कता हुआ नजर आए, युद्ध भूमि में वीरता के साथ ऐसा युद्ध लड़े, मैं वो देखना चाहता हूँ। मैं किसी बिस्तर पे या घर में बीमार होकर के ऊपर जाता हुआ देखना नहीं चाहता। तो नाराज कि मेरे पति का सिर कटा हुआ देखना चाहते हैं। तो उसने जाके राजा जी को कहा, ये तो आपका शुभचिंतक का है, ये तो आपका सिर कटा हुआ घोड़े के टापों में देखना चाहते हैं। कि बस मैं भी वही दिन देखना चाहता हूँ जिस दिन मैं टापों में मेरा सिर हो, और उस दिन 4 छंद मेरे ऊपर ये लिखे। तो साहब, देखिए, समय काल बदला है, मूल्य नहीं बदले। स्थान बदले होंगे गतिविधियों के, परंतु नैतिक मूल्य, देशभक्ति, नैतिकता, समाज के वर्ग में काम करना, राष्ट्र रक्षा, ये विषय तब भी थे, आज भी है। केवल थोड़े बहुत प्रसंग बदलने लगे हैं। लोकतंत्र आ गया, तो लोकतंत्र में भी ये चीजें माइनस नहीं हो सकती, लोकतंत्र में ये चीजें भी काम करती है उस हिसाब से। अब एक परिवार ऐसा है राजस्थान में, देश में, जिसने सर्वाधिक बलिदान दिया है स्वतंत्रता जी, संग्राम। देश की भारत आजादी की परिवार, भारत परिवार है। देखिए, आजादी लेकिन की, उनका भी उस तरह से उनके ऊपर काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल सही बात। देखिए, इस सबको परिदृश्य में केसरी सिंह जी बारट के परिवार की जो आप जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले हम दयानंद सरस्वती के आर्य समाज को भी उसके साथ पढ़ना चाहिए। मैं इन दिनों उस पर अध्ययन कर रहा हूँ, और हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साथ आर्य समाज की स्थापना और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वालों में कविराजा श्यामल दास थे, और केसरी सिंह जी बारट के पिताजी कृष्ण सिंह जी उसमें थे। उमरदान लालस उधर से थे। उसके बाद फतेहगढ़ उज्ज्वल उसके साथ में लगे हुए थे। और इन सब लोगों का, इस और मनीषी समृद्धान, इन सब का बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसमें से। पर ये करते क्या थे? इन्होंने तय किया कि मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ का महाराणा अंग्रेजों के ज्यादा कहने में ना आ जाए, इसलिए श्यामजी कृष्ण वर्मा को वहां प्राइम मिनिस्टर बनवा दे मेवाड़ में, ताकि वो महाराणा को ठीक प्रकार से कर सके। श्यामजी कृष्ण वर्मा को लगाया, अंग्रेजों को पता लगा, तो उन्होंने कृष्ण सिंह जी, श्यामजी कृष्ण वर्मा दोनों को हटा दिया। वो श्यामजी कृष्ण वर्मा जिसको बाद में प्रधानमंत्री जी विदेश से अस्थियां लेके आए, और अभी मांडवी में उनका एक स्मारक बनाया श्यामजी कृष्ण वर्मा का। तो मैं ये कह रहा हूं कि यह संपूर्ण काम जो हुआ, वह काम
और फिर कृष्ण सिंह जी ने इसको लिखा और ये विल में लिखा कि मेरे मरने के इतने वर्ष तक इस किताब को नहीं छापी जाए। वो किताब अभी छपी है 8-10 साल पहले, और जब उसको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि उनका कैसा था। जैसे केसी सिंह जी बारट थे, केसी सिंह जी बारट ने स्वतंत्रता संग्राम में पूरे कूदे हुए थे, और वहाँ पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए सान्याल और बोस और ये सारे के सारे लोग आए, इनके पास हथियार नहीं थे, जबकि 1905 में कलकत्ता से राजधानी अंग्रेजों ने हटा करके दिल्ली लेके आ गए, और दिल्ली में वो ये साबित करना चाहते थे कि यदि दिल्ली में हम ठीक हो जाए तो हम कहेंगे देश भर ने हमारी बंग विभाजन और इस सबको स्वीकार कर लिया। तो जब महाराणा फतेह सिंह जाने लगे तो इन सब ने मिलकर कहा कि अगर मेवाड़ का महाराणा अगर जा करके वहां पर अगर लॉर्ड कर्जन के दरबार में चले जाते हैं तो फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी मुश्किल होगी। तो गोपाल सिंह जी खरवा और अर्जुन लाल जी सेठी और सब ने मिलकर के कहा कि केसी सिंह जी ये काम कर सकते हैं, तो केसी सिंह जी को तैयार किया। सरेरी के रेलवे स्टेशन पे उन्होंने दोहे लिख करके दिए, चेतावनी के चूंटी लिख करके दिए, और महाराणा साहब ने कहा कि यदि मुझे उदयपुर में ये मिल जाते तो मैं वहां से रवाना नहीं होता। तो वो दिल्ली तो गए, पर लॉर्ड कर्जन का दरबार में वो कुर्सी खाली पड़ी रही मेवाड़ वाली, और वो आधार बना आजादी की लड़ाई के लिए। इसलिए जब पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी आए कि हमको हथियारों के लिए पैसे चाहिए, या एक मीटिंग हुई तो उसके अंदर कहा कि अच्छा बोलो 5 आदमी राजपूताना से हमको चाहिए। तो कैसे, कोई नहीं बोला, कैसे जी ने कहा मेरा नाम लिखो। थोड़ी देर बाद पूछा दूसरा नाम, कोई नाम नहीं आया, उन 10-12 लोगों में से नाम नहीं लिखा है, उनका मेरे भाई जोरावर सिंह का नाम लिखो। उसके बाद का तीसरा नाम, फिर कोई नहीं बोला, उनका मेरे बेटे प्रताप बारट का नाम लिखो। उन्होंने कहा चौथा नाम, फिर कोई नहीं बोला, उनका मेरे दामाद ईश्वरदान का नाम लिखिए। साहब जो पूरा परिवार जिन्होंने होम दिया हो, बड़ा विलक्षण था। तो आपको लगता है कि जब कभी मौका और मिलता है आपको तो उस पर काम करना चाहेंगे आप? हाँ, हमने तो किया भी, इसमें भी किया, एक म्यूजियम भी बना, उस पर काम भी किया, पर मेरा कहना है इसे बहुत काम करने की आवश्यकता है। मेरा कहना है कि राजस्थान के देशभक्ति, वीरता, शूरता, स्वाभिमान, स्वतंत्र भाव, इन सब के इतिहास पे यदि काम समयबद्ध रूप से नहीं किया गया तो ये लुप्त हो जाएगा, दिमक चट कर जाएगी, मिलेगा नहीं। हम चारण साहित्य शोध संस्थान में ये काम कर रहे हैं, इन दिनों लग रहे हैं, कुछ लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, कुछ और भी करवा रहे हैं। अभी इन दिनों हम कर रहे हैं, 100 से अधिक लोगों ने इस लिटरेचर पे पीएचडी की है, तो हम उनको भी इकट्ठा भी जून में कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि साहब, बिजली, पानी, सड़क जितनी आवश्यक है उतना आवश्यक यह भी है कि हमारा प्रेरणा वाला साहित्य संग्रहित हो, सुरक्षित हो और पठनीय हो। मनुष्य के जिंदा रहने के लिए जितनी आवश्यकता है, तो मनुष्य नैतिकता से जिंदा रहे, स्वाभिमान से रहे, देशभक्ति से जिंदा रहे, यह उतना ही आवश्यक है। तो मेरा ये कहना है कि ये अकेले तो कोई, पर ये सरकारों को इसमें करना पड़ेगा, जो भी करना हो। अब ठीक है, कुछ मातृभाषा में पढ़ाने का उपक्रम चल पड़ा है, परंतु उसको जब तक आप उस भाषा को प्रोत्साहन नहीं देंगे, उस साहित्य को आप प्रोत्साहन नहीं देंगे, जब तक उसके प्रकाशन की व्यवस्था नहीं करेंगे, रिसर्च की काम नहीं करेंगे, तब तक ये बड़ा मुश्किल काम है। निजी संस्थाएं कितना काम करेगी। अभी एक चीज और देख रहा हूँ, ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोगों की जिज्ञासा है मराठाओं के और सिसोदियाओं के जुड़ाव को लेकर के। सिसोदा की जो कहानी है उसको भी जानने की बड़ी दिलचस्पी ये होती है सही कि है। आठा देखिए, जो चारण है मैं उनको। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सिसोदिया जो शिवाजी हैं, वो भी सिसोदिया ही हैं, वो भी सिसोदा से उठे हुए उनके पुरखे हैं यहाँ पर, और उनके ऊपर बहुत साहित्य भी यहाँ रचा गया है। और वो जो सिसोदा गांव था, महाराणा भीम सिंह जी ने चारण को दे दिया, कृष्णा जी आढ़ा को दे दिया, दूसरा आढ़ा के लड़के को। वो महाराणा प्रताप ने कहा कि महाराणा प्रताप ने कहा कि दूसरा आढ़ा ने मेरे बारे में जितना हम लोगों को प्रेरणा दी, जितना हमारे यश और कीर्ति पे लिखा, हम इतना उनको सम्मान नहीं दे पाए, ये देना। तो उन्होंने उसके बाद में उनको सिसोदा गांव दे दिया। तो सिसोदिया सरदारों ने कहा कि भाई ये चारण को गांव कैसे दे दिया, ये हमारा स्थान है, बप्पा रावल की जगह है, हमारा जन्म स्थान। तो महाराणा भीम सिंह माने नहीं, उन्होंने कहा मैंने ठीक फैसला किया। तो ये कर्नल टॉड के पास गए कि आप महाराणा को आदेश दीजिए गांव का पट्टा जो है रद्द कर दे। तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा मैंने ठीक किया, इससे सिसोदिया भी इतिहास में अमर हो जाएंगे और सिसोदा भी अमर हो जाएगा। और अभी वहाँ उस गांव में चारण ही रहते हैं, उस परिवार के अंदर, और लोगों ने तो काम उसको किया लेकर के भी एक विचार चल रहा है कि क्यों नहीं जो शिवाजी को मानने वाले, महाराष्ट्र पूरा मानता है, राजस्थान महाराणा प्रताप या जो हमीर हैं या सिसोदिया वंश है, उनको लेकर के एक जो लोगों की भाव है, आस्थाएं हैं, कि इसको एक इस तरह से स्थल बनाया जाए सकता साहब, सिसोदा को। दरअसल क्या है कि आजकल लोग त्वरित
हर विषय को सेंसिटिव तात्कालिक रूप से बना देते हैं। मैं इसको ठीक नहीं मानता। मेरा ये कहना है कि अगर छत्रपति शिवाजी को यदि महाराज कुमार राम सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के कहने से यदि उनको सुरक्षित आगरा के उससे नहीं निकाले तो क्या बच सकते थे क्या? और क्या उसकी कीमत इन लोगों ने नहीं चुकाई क्या? क्या इनकी जागीरें जब्त नहीं हुई क्या? किसने निकाला? निकाला तो महाराज कुमार राम सिंह ने निकाला। उस पर लिखा, लोगों ने गीत लिखे हैं, छंद लिखे हैं, पूरे के पूरे। जन्मेजय यज्ञ, तक्षक का जो यज्ञ था उसका वर्णन किया है। मैं मालूम है, मेरे पूर्व के नरहरिदास जी का भी गीत है उसके ऊपर, और लोगों के बहुत सारे गीत इसके ऊपर लिखे हुए हैं जिन्होंने इस पे काम किया। हमारी दिक्कत यह है कि हम आजादी के बाद आफ्टर 47 हम लोगों ने वोट ओरिएंटेड काम शुरू कर दिया ना, कि जिससे हमको 5 वोट मिल सकते हैं, वो लिखें, ज्यादा ठीक होगा। इसलिए मेरा कहना है कि छत्रपति शिवाजी वोट में से नहीं मिलेगा साहब, देश की स्वाभिमानी में से मिलेगा, वीरता शूरता में मिलेगा। संस्कार में ढूंढना है तो छत्रपति शिवाजी मिलेगा उसके अंदर से। और राजपूताना के साथ उनका जो संबंध रहा है वो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो इतिहास, हम काम कर रहे हैं उस पर। हमारे मेरे पास अभी कुछ गीत और भी मिले हैं छत्रपति शिवाजी के ऊपर जो लिखे गए थे, और उस पर काम किया जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। और उस पर हम जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक सेतु बनेगा काम करने के नाते। वो सिसोदिया तो थे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सिसोदा एक केंद्र बन सकता है उस लिहाज से। केंद्र तो साहब चप्पा चप्पा पूरा मेवाड़ी बना लीजिए ना। मेरा कहना है कि मेवाड़ की कौन सी जगह है कि जो किसी दुनिया के किसी भी देश की प्रेरणा केंद्र से कम है? कौन सा स्थान होगा कि जहां नहीं हुआ हो? आप मुझे बताइए, महाराणा राज सिंह जब ये वहां पर पंडित जी जो आपके मथुरा वाले लेकर के श्रीनाथ जी को आए, मूर्ति को लेकर के औरंगजेब तोड़ रहा है, किसी राजा ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया। वो चाहते थे कि जोधपुर भी गए, अन्य रियासतों में गए कि हम यहाँ मूर्ति स्थापित करने दीजिए, नहीं हुआ। आखिर वो राजसमंद में आए, यहाँ पर आए, उन्होंने आकर के राज सिंह जी से निवेदन किया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, राज सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि माँ ये मूर्ति लेकर के आए हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पधराना चाहते हैं, पर इसका मतलब औरंगजेब से युद्ध होगा। तो उन्होंने कहा बेटा राजपूत का लड़का पैदा काय को हुआ है, तुम मूर्ति पधराओ, और अगर श्रीनाथ जी की रक्षा करते हुए तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओगे तो तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। तो साहब क्या नहीं किया। दिक्कत इतनी सी है कि यह सब इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि इसमें से सूरवीर पैदा हो जाएगा, हमारे वोटों की मशीन में वोट डालने वाला आदमी पैदा नहीं होगा। दिक्कत यह है। ये स्वाभिमान का कौन सा नहीं है इसमें? आप मुझे बताइए ना, कौन सी पीढ़ी ऐसी है कि जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए यह सब कुछ काम नहीं किया हो? आपस में लड़ाने की बात करेंगे, ऊंचा नीचा करने की बात करेंगे, इनको और करने की कोई बात, विषय ही नहीं बचा इनके पास में। तो मेरा ये कहना है कि इससे देश का हित नहीं होने वाला। इसलिए देश के लिए जिन्होंने काम किया, वो चाहे जिस जाति के लोगों ने किया, चाहे जिस वर्ग ने किया, वो सबके बारे में हमको। अब हाडी रानी का क्या था जी, मुझे तो ये बताओ ना। हाडी रानी की कौन सी जागीर जा रही थी? पर देखा कि ये पति जा नहीं रहा है चारुमती वाले को विषय को लेकर। जब औरंगजेब शादी करने आ रहा था तो महाराणा राज सिंह जी सेना लेके गए, उधर उन्होंने उसको रोकने के लिए भेजा, तो नहीं जा रहा है। उसने कहने लगा मुझे तेरी याद आ रही है, शादी करके आगे कुछ चिन्ह दे दे, मुझे एक भेंट दे दे, गिफ्ट दे दे। उसने कहा अरे मेरे क्या गिफ्ट दूं, कोई आज वाली कोई होती तो एक रुमाल दे देती पकड़ के, या अंगूठी दे देती। उन्होंने उसने अपना सिर काट के भेज दिया कि यार मेरे में क्या जीत डालता, जाके युद्ध लड़ाऊंगा। तो चारुमती बच गई। कहाँ मिलेगा विश्व के इतिहास में कहीं उदाहरण मिले तो बताओ ना साहब। इसलिए वो तो इससे परेशान है कि अगर ये चीजें ग्लोरी आ गई तो इंडियन ब्रेवरी की हिस्ट्री, स्वाभिमान का जो इतिहास है वो हमसे कहीं आगे आ जाएगा। और हमारे वाले इसलिए मर रहे हैं कि हम इस और काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे 4-6 वोट कम पड़ सकते हैं। अब आखिरी सवाल, इन दिनों जो आपका सृजन चल रहा है वो किन विषय में? मैं इन दिनों में चारण साहित्य भी काम कर रहा हूँ, और दूसरा मैं लिखने का काम कर रहा हूँ। मैं अभी आपको अब आप मुझे 1 मिनट का अंतराल कैसे देंगे मैं नहीं जानता, पर मैं आपको भी दुर्गादास राठौड़ के गीत पे अभी मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ पे एक गीत लिखा गया, पर उस गीत में दुर्गादास राठौड़ के बाद में उसकी आगरा में मूर्ति लगी, आज के लोगों को मालूम नहीं है, और वो मूर्ति हट गई वहां से, दिल्ली में मूर्ति गई मालूम नहीं है। आपके बीकानेर के जूनागढ़ में मूर्ति लगी हुई थी, महाराजा राज सिंह ने लगाई, दुर्गादास जी और पत्ता की आमेट वाले की, लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं उन पे कुछ काम कर रहा हूँ।
इतिहास के कुछ पृष्ठों पे काम हो रहा है। अमर सिंह राठौड़ पे, उनके दोहों पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। एस्थेटिक, रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी कलकत्ता जाकर के मैं आया, वहां से कुछ लाया, कुछ वेली कृष्ण रुक्मिणी काम करने का मौका मिल रहा है। हम सोच रहे हैं कि जितना भी आज प्रेरणादायी काम हो सकता है उस पे करें। तो ये था सिविल लाइन्स, और आज सिविल लाइन्स में बात हो रही थी पूर्व राज्यसभा सांसद, सृजक, राजनेता श्री ओंकार सिंह लखावत। खबरों के लिए देखते रहिए थिंक 360।